चलिए देखिएगा, तो हमने कल के टॉपिक पे पढ़ा था हिंद यवन आक्रमण के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि हिंद यवन आक्रमण जब भारत में होता है तो इस समय के काल को हम कहते हैं मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल के समय में बाहरी आक्रमण, जैसे देखिएगा फिर से एक बार समझाता हूं, तो मौर्य साम्राज्य के बाद, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बाद जैसे ही अशोक के उत्तराधिकारी यहाँ पर शासन करते हैं तो ये अयोग्य होते हैं। ठीक है, इनकी एलिजिबिलिटी बहुत कम होती है, जिसके कारण जो है इनकी अयोग्यता घोषित होती है और धीरे धीरे इनका साम्राज्य समाप्त होने लगता है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा इंपायर क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है धीरे धीरे, छोटे छोटे राजवंश आ जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, किंग बनते जा रहे हैं थोड़े थोड़े। अब इसके साथ क्या हुआ कि बाहरी जो लोग हैं, ठीक है, अब इसको हम लोग दो भाग, इसके जैसे ही मौर्य काल की समाप्ति का काल आता है इसको दो भाग में बांट लेते हैं हम पढ़ने के दृष्टिकोण से बांट रहे हैं इसको, क्योंकि समझदारी इसी में बेहतर है कि आपको अच्छे से याद हो ये। ठीक है, तो उसमें हम एक तरफ देखते हैं कि भारत के बाहर के लोग आक्रमण कर रहे हैं तो हम इनको फॉरेनर कहते हैं। ठीक है, और जो खुद देश के अंदर हैं, ठीक है, तो देश के अंदर और बाहर के लोग, यानी विदेशी आक्रमण और देशी आक्रमण, ये दो तरीके के आक्रमण को पढ़ते हैं हम लोग। देशी आक्रमण में हमने पढ़ा कि शुंग वंश सबसे पहले जो है मौर्य वंश के अंतिम उत्तराधिकारी वृद्धत को मारकर शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और उसके बाद कर्ण वंश आ जाता है, उसके बाद फिर आपका सातवाहन वंश आ जाता है। इस तरीके से अलग अलग वंश यहाँ पर स्थापित होते हैं। ये सभी देशी राजवंश है। देशी राजवंश मतलब जो यहीं के यानी भारत के ही राजवंशी हैं। ठीक है, और अब जो है इसके साथ ही बाहरी आक्रमण भी स्टार्ट होता है, जो कि स्टार्ट होता है 190 बीसी से, 190 बीसी से। ठीक है, 190 बीसी से जब ये आक्रमण स्टार्ट होता है तो सबसे पहला जो आक्रमण होता है वो हिंद यवन का आक्रमण होता है या फिर इंडो ग्रीक होता है। इंडो ग्रीक में दो राजा ऐसे हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, या जो दो वंश हैं, एक है आपका डेमेट्रियस वंश, ठीक है, और दूसरा है आपका यूक्रेटाइडस। ठीक है, याद रहेगा। अब यूक्रेटाइडस यानी कि अगर जैसे ही हम हिंद यवन या इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ते हैं, और इंडो ग्रीक में अंतिम उत्तराधिकारी के तौर पर हम पढ़ते हैं स्ट्रेटो को, नाम है स्ट्रेटो, जो कि मिनांडर का उत्तराधिकारी था। और मिनांडर के उत्तराधिकारी के आने के बाद धीरे धीरे फिर से हिंद यवन जो है, ठीक है, यानी कि इंडो ग्रीक जो है, इनका पतन होने लगता है। ठीक है, यानी समाप्त हो जाते हैं ये। और फिर 90 बीसी के आसपास जो है अब यहां पर शकों का आक्रमण होगा, जिन्हें हम कहते हैं शक या सीथियन वंश के लोग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा, सीथियन वंश की बात जब हम करते हैं तो भारत में शकों का आक्रमण जब होता है, ठीक है, अब ये शक कौन है थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। शक जो है, ठीक है, इन पर हम थोड़ा मैपिंग करते हैं। चलिए यहीं पर समझते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। देखिएगा भारत में शक कहां से आते हैं और उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखिएगा ये है आपका भारत। ठीक है, भारत के पास का ये क्षेत्र है आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास का ये जो क्षेत्र है आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, उसके बाद आपका ईरान, इराक और फिर सीरिया वाला जो क्षेत्र है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका अफगानिस्तान, ये हो गया आपका पाकिस्तान, और ये आपका अपना भारत। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है कि ये जो क्षेत्र है सीरिया का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो सीरिया का जो क्षेत्र है, यहां पर एक नदी बहती है, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कैस्पियन सागर का क्षेत्र। ठीक है, कैस्पियन जो सी है यहां पर, वहां एक क्षेत्र है कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी के आसपास का जो क्षेत्र है यहीं पर निवास करते थे कौन, आपके सीथियन। ठीक है, इनको सीथी कहा जाएगा, याद रखिएगा, सीथी वंश कहा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि शक जनजाति जो है या शक का आक्रमण जब हुआ था वो किस वंश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सीथी जनजाति है वो सीथी वंश से है, याद रखिएगा। एक बात याद रखिएगा, शक जिन्हें कहा जाता है, इनका शक कहने का कारण क्या है, अभी मैं इसको समझाऊंगा कि इनको शक क्यों कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आप एक बात याद रखेंगे कि ये सीथी वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो शक याद रखिएगा, कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्रों में इनका निवास था, किसका, सीथियन का। ठीक है, सीथियन का निवास कहां पर है, कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि इनके आपसी मतभेद के कारण, आपसी मतभेद यानी कि एक कबीला दूसरे कबीलाओं से लड़ता रहता है। ठीक है, और कबीलाओं के लड़ने से क्या होता है कि या तो आप आत्मसमर्पण करके उस कबीला के साथ मिल जाएंगे या फिर वहां से भाग जाएंगे, दो ही चीजें होंगी। ठीक है, तो यहां पर इनके साथ क्या होता है कि इनकी लड़ाई हो जाती है अन्य जनजातियों से।
ठीक है, अन्य जो जनजाति यहाँ पर रह रहे हैं उनसे इनकी लड़ाई होती है, जिसके कारण इन सिथियों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है, भागना पड़ता है। ठीक है, और भाग कर कहाँ पहुंच जाते हैं ये ईरान के क्षेत्र में, याद रखिएगा ईरान के क्षेत्र में। ठीक है, और ईरान के क्षेत्र में जब ये पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो पश्चिमी ईरान क्षेत्र है, ठीक है, जो पश्चिमी ईरान क्षेत्र है यहाँ पर ये रहने लगते हैं और यहाँ पर जो है इनको शक कहा जाता है, यानी इनका नाम पहले सीथी था और बाद में यहाँ पर इन्हें शक कहा गया है, याद रखिएगा ईरान में इनको शक कहा गया है। ठीक है, अब जैसे शक जब यहाँ पर देखिएगा ईरान पे जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर कुछ बड़े क्षेत्र का अधिकार कर लेते हैं ये, ठीक है, बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि जब यहाँ पर शक कहलाते हैं तो इसमें और भी वंश शामिल होते हैं, कहने का मतलब है और भी जनजाति, सिथी के अलावा और भी जनजाति इसमें आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा जो बहुल्यता है यानी मेजोरिटी है वो किसकी है, सिथियन की है। ठीक है, अब देखिए इनका कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जो ये ईरान के क्षेत्र में, पश्चिमी ईरान के क्षेत्र में ये निवास करने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे जो है और ट्राइबल के लोगों ने इन पर फिर से आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब ये आक्रमण कर दिया तो ये कहां चले गए, ये चले गए अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया, ठीक है, बैक्ट्रिया पर आकर निवास करने लगे, बैक्ट्रिया के क्षेत्र पर। ठीक है, अब देखिएगा इनके 5 शाखाएं बन गई, यहीं से ये प्लान कर गए, यानी यहां से जो है ये बैक्ट्रिया की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ चले गए। ठीक है, और एक शाखा जो है सिंधु नदी के तट पर आ गई, ये जो क्षेत्र है आपका सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी के तट पर आ गई, ये वाला जो नदी का क्षेत्र है यहां से आपकी नदी जो है प्रवाहित होती है इस तरीके से, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर आके निवास करने लगी। ठीक है, याद रखिएगा एक चली गई अफगानिस्तान, ठीक है, और एक आ गई कहां पर, सिंधु नदी के तटीय क्षेत्र पर। ठीक है, तो इस तरीके से 2 क्षेत्र याद हो गया आपको। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा यहीं से यहां से अब टोटल इनकी 4 क्षेत्र हो जाएंगे, यानी यहीं से एक तो हो गया आपका बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र। ठीक है, अब यहीं पर देखिएगा सिंधु नदी के पास कुछ जो क्षेत्र में है, इनका जो 4 क्षेत्र है ये भारत की तरफ आक्रमण करते हैं। पहला क्षेत्र है आपका तक्षशिला। तक्षशिला क्या है, पाकिस्तान का क्षेत्र, चूंकि उस समय भारत का हिस्सा था तक्षशिला, तो वो सबसे पहला क्षेत्र कहलाता है तक्षशिला। ठीक है, दूसरा क्षेत्र है आपका मथुरा, नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है इनके कुल कितने क्षेत्र थे या कितने क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया था। ठीक है, तो इनके कुल 5 क्षेत्र थे। एक क्षेत्र आपका कंधार वाला जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र आपका कंधार वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये जो अब बैक्ट्रिया वाला जो क्षेत्र हो गया, यानी कि अफगानिस्तान का जो क्षेत्र हो गया, ये 5वां क्षेत्र आता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, इन्हें शकों को क्या कहा जाता था, क्षत्रप। ठीक है, याद रखिए क्या कहा जाता था, क्षत्रप कहा जाता था। ठीक है, तो आपको यहां पर एक बात याद रखनी है कि शकों को क्षत्रप कहा जाता था, और ये जो क्षत्रप थे, ठीक है, क्षत्रप का मतलब क्या होता है, अधिकांश क्षेत्र को जीतने वाले। ठीक है, ये अपने आप से उपाधि रखते थे। ठीक है, तो उपाधियों को क्या कहा जाता था, ठीक है, कोई भी देखिए आप, जब अधिकांश हमारे भारतीय राजा जो हैं या फिर जो राजा रहे हैं वो कभी भी किसी को जीतते थे तो उसके बाद एक उपाधि धारण कर लेते थे, जैसे चक्रवर्ती। ठीक है, चक्रवर्ती, सम्राट। ठीक है, इस तरीके के शब्द जो है ये एक उपाधि है। उसी प्रकार इनकी उपाधि क्या थी, क्षत्रप। ठीक है, याद रखिएगा क्षत्रप। तो क्षत्रप जो है, अब इन क्षत्रपों में याद रखिएगा 2 प्रकार के क्षत्रप हुए। ठीक है, 2 प्रकार के क्षत्रप कैसे, तो क्षत्रपों को क्या किया गया, 2 प्रकार से इस तरीके से बांटा गया। एक है आपका उत्तरी क्षत्रप, दूसरे है पश्चिमी क्षत्रप। हालांकि इसको पश्चिमी नहीं कहा जाता, दक्षिणी कहा जाता है, लेकिन भारत के पश्चिम क्षेत्र में होने के कारण इनको पश्चिमी कह दिया जाता है। याद रखिएगा, मैं समझाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्षत्रपों को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, लेकिन दक्षिणी नहीं कहा जाता है, क्यों, क्योंकि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ये निवास करने लगते हैं, इसलिए पश्चिमी क्षत्रप। ठीक है, याद रहेगा, कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा, याद रहेगा परमानेंट। ठीक है, तो उत्तरी क्षत्रप क्यों, तो देखिए मथुरा और तक्षशिला जो क्षेत्र है ये उत्तरी क्षत्रप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तक्षशिला और मथुरा। और देखिएगा यहीं से आपका एक होता है उज्जैन। उज्जैन, तो उज्जैन का जो क्षत्रप है वो दक्षिणी है, उत्तर दक्षिण। ठीक है, लेकिन ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में होने के कारण इनको पश्चिमी कहा जाता है। ठीक है, और एक क्षत्रप आपका नासिक। इस तरीके से 4 क्षत्रप हुए हैं और 4 क्षत्रप को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी और पश्चिमी क्षत्रप में। ठीक है, तो शक जो है यहां से तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और यहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब बातें आगे तक समझते हैं। देखिएगा अब यहां पर मैं आगे डिस्कस करता हूं इन पॉइंट को। हाँ, 5 क्षेत्र, एक अफगानिस्तान, ये दिख रहा है आपका 5 शाखाएं। ठीक है, एक शाखा अफगानिस्तान में रह गया, तो अफगानिस्तान को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका कभी अधिकार भारत की तरफ नहीं आया।
ठीक है, वो भारत की तरफ कभी नहीं आए, लेकिन जो भारत के अंदर आ चुके हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर ही है तो उसके बारे में जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बस आप एक बात याद रखेंगे कि अफगानिस्तान क्षेत्र में एक शाखा रही है। ठीक है, तो टोटल 5 क्षेत्र थे, 5 क्षेत्र में आपका एक क्षेत्र चला गया अफगानिस्तान की तरफ, एक क्षेत्र, 4 क्षेत्र सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र पर आए और इन्होंने 4 क्षेत्रों पर अधिकार किया, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक के क्षेत्र पे। तक्षशिला और मथुरा जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, ये उत्तरी क्षत्रप के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, और उज्जैन और नासिक को पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं, देखिएगा थोड़ा पॉइंट पर, तो देखिएगा शक जो है अपने आप को, शक अपने आप को सीथियन कहते थे। हालांकि सीथियन कहने का मतलब क्या है, ये सीथी जनजाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, सीथी जनजाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, और याद रखिएगा यहां पर यूनानियों की अपेक्षा ये अत्यधिक शक्तिशाली थे, इसलिए भारत के अधिक भाग पर इन्होंने कब्जा किया हुआ था। ठीक है, मतलब भारत के एक बड़े क्षेत्र को इन्होंने क्या कर लिया था, अधिकार में ले लिया था। ठीक है, पावर इनका यहां पर था। सामान्यतः शकों की 5 शाखाएं थी, एक अफगानिस्तान में, बाकी 4 भारत से आए थे। यानी बाकी जो 4 हैं कौन कौन से, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक, याद रहेगा। ठीक है, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक का जो क्षेत्र है, यहां पर 4 क्षत्रप आ चुके हैं। ठीक है, ये नाम ही पूछे जाते हैं, देखिए बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपको एम टाइम पर ये नाम ही याद नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर घटनाएं कुछ इस तरीके से हुई हैं। यही कारण है कि आपको कुछ संवत नजर आते हैं, जैसे विक्रम संवत का नाम सुना होगा आपने, कैलेंडर में सुना होगा विक्रम संवत। ठीक है, तो हमारे यहाँ कैलेंडर की शुरुआत जब हुई थी, ठीक है, हालांकि कैलेंडर की शुरुआत की बात भी करेंगे यहाँ पर 4 घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो 4 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है इन शकों के भारत में आने के कारण। ठीक है, इन 4 घटनाओं को थोड़ा सा याद रखेंगे। तो सबसे पहला देखिएगा, यहीं पर हम पहले चारों को देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा अन्य 4 भारत में। ठीक है, तो देखिए तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैन, तो भारत में जब आए तो इनको क्षत्रप कहा गया, और क्षत्रप में उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप के तौर पर जाना जाता है। तक्षशिला और मथुरा उत्तरी क्षत्रप, नासिक और उज्जैन पश्चिमी क्षत्रप। क्लियर है। उज्जैन का क्षेत्र पता है आप लोग को, एमपी का क्षेत्र, नासिक का क्षेत्र महाराष्ट्र का क्षेत्र। ठीक है, और मथुरा का क्षेत्र यूपी का क्षेत्र हो गया, और तक्षशिला पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया। ठीक है, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तक्षशिला के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप संस्थापक का पहला नाम याद रखें कि यहां पर सबसे पहला राजा कौन रहा है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आप याद रखेंगे माउस, यानी तक्षशिला को संस्थापित करने वाला व्यक्ति है माउस। ठीक है, नाम याद रहेगा माउस। ठीक है, तो समझेगा कि वो इसने शुरुआत किया था। ठीक है, तो इसने जो शुरुआत किया क्षत्रप के तौर पर, यानी तक्षशिला में जब इसने शासन किया, तो शासन करने का जो प्रारंभ समय रहा है, ठीक है, इसने अपने आप को राजा का महाराज कहा है। ठीक है, यानी राजाओं का राजा, और ये कहलाता है महाराज। ठीक है, राजाओं का राजा महाराज। ठीक है, उपाधि धारण किया इसने। ठीक है, 20वीं ईसा पूर्व से लेकर 22 ईसा पूर्व तक का समय इसका रहा है। ठीक है, यानी लगभग 2 साल तक शासन किया है। बस आपको यहीं पर सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना है कि माउस जो है यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया आज का आपका, जिसमें आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे पहला, ठीक है, भारत में सबसे पहला शक का आक्रमण, ठीक है, या फिर भारत में सबसे पहला जो व्यक्ति है या फिर शक को संस्थापित करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, माउस। ठीक है, तो भारत में पहली बार जो राजा आता है या फिर जो शक आता है उसका नाम है माउस। यही पहला क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ का। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एजेज। ठीक है, एजेज प्रथम जो है यूथिडेमस वंश का समकालीन था। ठीक है, यूथिडेमस वंश का समकालीन याद रखिएगा, हालांकि क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, यूथिडेमस वंश का समकालीन है, यहीं पर आपको बस याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है एजेलीसेज। ठीक है, एजेलीसेज 28 से 40 ईस्वी में आ चुका है, याद रखिएगा 28 से 40 ईस्वी में पहुंच चुका है। ठीक है, और उसके बाद एजेस 2 है, और उसके बाद आता है आपका गोंडोफर्निस। ठीक है, इसे गोंडोफर्निस भी कहा जाता है। आपको यहां पर माउस और गोंडोफर्निस को याद रखना है, बस ये 2 ही टॉपिक को याद रखना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसको याद करना। ठीक है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि माउस जैसा व्यक्ति जो है इसने तक्षशिला पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को जीता था और इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, तो पावर इंप्लीमेंट किया था यहां पर, याद रखिएगा। तो यहां पर गोंडोफर्निस जो है, यहां पर इसी समय पार्थियन का भी जानकारी मिलता है। ठीक है, तो यहां पर केवल आपको याद रखना है कि माउस और गोंडोफर्निस,
दो नाम आपको याद रखने हैं, माउस और गोनोफर्निस, बाकी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ कीजिए कि तक्षशिला में सबसे पहला व्यक्ति कौन था, माउस था। ठीक है, याद रहेगा बस। इसके अलावा देखिएगा अब यहां पर देखिएगा कुछ जानकारी हम लोग को थोड़ा सा अलग से याद रखना है कि शक राजाओं में, ठीक है, जो शक राजाएं हैं उन्हें क्षत्रप कहा जाता था। ठीक है, जो दो वंश में बटा हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्हें अलग अलग वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपने ये तो पढ़ लिया उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप, लेकिन उसके अंतर्गत देखिएगा जब आप पश्चिमी क्षत्रप को के स्पेशल तौर पर पढ़ेंगे, ठीक है, पश्चिमी क्षत्रप को याद रखिएगा, पश्चिमी क्षत्रप को हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पश्चिमी क्षत्रप जो है उसमें एक वंश था, उसे क्षहरात वंश कहा जाता था, और एक कार्दमक वंश। ठीक है, क्षहरात वंश कौन सा है, जो कि महाराष्ट्र में थे, और इनमें नासिक का जो क्षेत्र है यहां पर याद रखिएगा, नासिक के क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो नासिक के क्षेत्र के वंश को क्या कहा जाता था, क्षहरात। ठीक है, क्षहरात। ठीक है, और कार्दमक वंश कौन था, सौराष्ट्र का क्षेत्र। ठीक है, और ये सौराष्ट्र वाला जो गुजरात मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो है आपका उज्जैन का क्षेत्र। तो उज्जैन के क्षेत्र में इन्हें कार्दमक वंश कहा गया है, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में इन्हें क्षहरात वंश कहा गया है। ठीक है, ये पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं और पश्चिमी क्षत्रप कहलाते थे। ठीक है, अब इसके अंदर देखिएगा इसके महत्वपूर्ण शासक जो है वो है नहपान। ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि गौतमी पुत्र है सतकर्णी इसको मार देता है। ठीक है, आपने पहले ही पढ़ा, सातवाहन काल में पढ़ा है। ठीक है, तो वहां पर नहपान की मृत्यु का कारण है गौतमीपुत्र सतकर्णी, याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पर फिर कहानी आगे इसकी खत्म हो जाती है। लेकिन इनमें क्या होता है, इसमें मुख्य जो व्यक्ति है वो रुद्रदामन है, याद रखिएगा। रुद्रदामन जो है सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे आप क्षत्रपों के बारे में जब पढ़ते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है रुद्रदामन का। क्यों, इसका अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख के बारे में एक बात कही जाती है इतिहासकारों के द्वारा कि भारत का सबसे पहला संस्कृत में जब प्राचीन जो संस्कृत है हमारा भाषा है, उस भाषा के तौर पर जिसमें हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं वो जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, यानी कहा जाता है कि रुद्रदामन को संस्कृत भाषा बहुत पसंद थी और इसने जूनागढ़ अभिलेख जो है वो किस में लिखवाया था, संस्कृत में लिखवाया था। तो भारत का पहला संस्कृत भाषा में प्राप्त अभिलेख वो जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, यही एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है केवल कि पश्चिमी क्षत्रप को क्षहरात कहा गया है, और पश्चिमी जो आपका सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र के जो क्षत्रप थे उन्हें कहा जाता था कार्दमक। ठीक है, तो क्षहरात वंश महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र क्षहरात, ऐसे याद कर लीजिए, महाराष्ट्र क्षहरात। ठीक है, और उसके बाद आप याद रखेंगे कार्दमक सौराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सौराष्ट्र बोल पा रहे हैं। ठीक है, अलग कर लीजिए, महाराष्ट्र एक तरफ सौराष्ट्र एक तरफ। महाराष्ट्र में नासिक वाला क्षेत्र आ गया, सौराष्ट्र में आपका उज्जैन का क्षेत्र आ गया। ठीक है, तो उज्जैन का क्षेत्र कार्दमक। ठीक है, उज्जैन का क्षेत्र कार्दमक और नासिक का क्षेत्र क्षहरात। ठीक है, नासिक के क्षेत्र में आपको याद रखना है नाहपान। ठीक है, नासिक नाहपान, न से स्टार्ट हो रहा है, नासिक नाहपान, और आप यहां पर याद रखेंगे उज्जैन रुद्रदामन। ठीक है, उज्जैन में महाकाल मंदिर है। ठीक है, और रुद्र मंदिर बोल सकते हैं उसको, रुद्रदामन याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक कनेक्टिविटी थोड़ा सा याद करके कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी लंबा थ्योरी पढ़ना होता है और अब अगर हम कनेक्टिविटी नहीं बना पाएंगे याद नहीं रहेगा। अब ये आपको याद रहेगा कि नासिक नाहपान और उज्जैन रुद्रदामन। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा इसके। अब देखिएगा इसके अलावा जो है मथुरा के शक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, और यहीं पर आपका सारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पर बन जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिएगा कि मथुरा के शक सर्वप्रथम मालवा के क्षेत्र में अपना अधिकार किए थे। यानी मालवा का जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, एमपी का जो उत्तरी क्षेत्र है उसे मालवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एमपी का उत्तरी क्षेत्र क्या क्षेत्र कहलाता है, मालवा। तो मथुरा में जाने से पहले इनका क्षेत्र क्या था, मालवा था, याद रखिएगा। ठीक है, यानी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मथुरा पहुंच गए, ऐसा नहीं हुआ था, पहले मालवा के क्षेत्र में रहते थे। लेकिन हुआ क्या कि उस समय भारत का शासक था कौन, विक्रमादित्य। याद रखिएगा, भारत का शासक उस समय कौन था, विक्रमादित्य, और समय था आपका 57 ईसा पूर्व, यानी 57 बीसी का समय। ठीक है, और इसने मालवा से शकों को भगा दिया। ठीक है, और ये भागकर कहां चले गए, मथुरा। और इसी के कारण याद रखिएगा विक्रमादित्य ने जब शकों को हराया तो इसके कारण इसने विक्रम संवत स्टार्ट किया है। ठीक है, तो विक्रम संवत देखिए हमारे कैलेंडर में दो नाम आता है, आपने देखा होगा जनरली, एक होता है शक संवत, एक होता है विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत और शक संवत। ठीक है, तो आप देखेंगे कि शक संवत और विक्रम संवत हमारे कैलेंडर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, इंडियन कैलेंडर में खासकर। हमारा जो कैलेंडर है वो बेसिकली किस रिफॉर्म या फॉर्मेट में है, ग्रेगियन में है।
ठीक है, ग्रेगियन मतलब अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, इसे कहा जाता है ग्रिगोरियन। हमारा जो कैलेंडर है वो है ग्रेगोरियन फॉर्म में, ठीक है। लेकिन हमारे हिंदी कैलेंडर के बारे में बात करेंगे आप, तो आपसे पूछा जाता है कि हमारा शक संवत और विक्रम संवत कहां से आया, तो यहीं से आया, याद रखिएगा। यानी इसने मालवा से शकों को वहां से भगा दिया और विक्रमादित्य ने विक्रम संवत, याद रखिएगा, और मालवा संवत जो है ये प्रारंभ किया था। मेनली आपको याद रखना है कि विक्रम संवत का जो समय रहा है 57 ईसा पूर्व रहा है। पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि विक्रम संवत जो है इसकी प्रारंभ किस वर्ष से हुई थी, तो 57 में, ठीक है, 57 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। जैसे आप 78 ईसा पूर्व को कहते हैं या 78 ईस्वी को कहते हैं, तो वो शक संवत का समय हो गया, ठीक है, कनिष्क के समय हुआ था ये। तो यहां पर याद रखेंगे कि विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व के समय प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो देखिएगा इसके एक पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक पहला चीज याद रखिएगा आपका, ये हम इसे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे। आज का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका विक्रमादित्य के द्वारा, ठीक है, शकों को मालवा से भगा दिया गया और वहां पर शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए, शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने क्या चालू किया है, विक्रम संवत। इसका समय याद रखिएगा 57 ईस्वी, ठीक है, ईसा पूर्व का समय, ये याद रखिएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा इसी पे। अब देखिए यहां पर सभी शक मथुरा से पलायन कर गए, ठीक है। तो शकों में याद रखिएगा राजुल, या राजुल प्रथम शासक रहा है कहां का, मथुरा का, ठीक है। तो मथुरा में जैसे अभी हम लोगों ने बाकी जगहों पर पढ़ा है तो बहुत कुछ आपको पढ़ने को नहीं मिला। शक के बारे में जितना भी जानकारी मिल रहा है उसमें 4 शकों की जानकारी मिलती है। तक्षशिला में माउस आया, ठीक है, और माउस के बाद उसकी कहानी में बस आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। लेकिन दूसरा नंबर पर आता है आपका क्या, रुद्रदामन के बारे में, यानी ये कहां पर है, उज्जैन के क्षेत्र में। और नासिक के क्षेत्र में क्या है, नेहपान है। नेहपान की मृत्यु हुई किसके द्वारा, गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा हो गई, ठीक है। और यहां पर आपको याद रखना है कि जो रुद्रदामन है उसके बारे में आप एक बात पढ़ते हैं, क्या, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख किसका है, आपका रुद्रदामन का है, ठीक है। तो एक एक फैक्ट आपके पास सभी के पास है, देख लीजिए, एक एक फैक्ट आपको याद रखना है। आप तक्षशिला के लिए क्या याद रखेंगे कि संस्थापक का नाम माउस है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा टॉपिक के लिए आप याद रखेंगे कि जो महाराष्ट्र क्षेत्र है, ठीक है, महाराष्ट्र जो क्षेत्र है उसमें छहरात वंश के लोग थे, यानी शकों में उनका वंश क्या था, छहरात वंश था, ठीक है। दूसरी बात आप यहां पर याद रखेंगे कि यहां पर नेहपान जो शासक रहा है, नेहपान बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहा है, याद रखिएगा। उस नेहपान की मृत्यु किसके द्वारा हुई थी, गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा हुई थी, ठीक है, इसकी हत्या कर दी गई थी। अब उसके बाद देखिए, अब अगर रुद्रदामन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है रुद्रदामन है, जो कहां पर निवास करता था या उसका क्षेत्र क्या था, उज्जैन का क्षेत्र था। रुद्रदामन उज्जैन का क्षेत्र याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा इसका जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भारत का पहला संस्कृत भाषा में प्राप्त अभिलेख माना जाता है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, याद रहेगा। अब उसके बाद अब मथुरा पर पहुंच गए, तो मथुरा के लोग पहले कहां पर थे, मालवा में थे। मालवा से इनको भगा दिया गया विक्रमादित्य के द्वारा और ये भागकर कहां पहुंचे, मथुरा पहुंचे, ठीक है। इनको भगाने के कारण यानी हराने के कारण विक्रमादित्य ने एक संवत का शुरुआत किया, उसे कहा गया विक्रम संवत, जो 57 यानी 57 ईसा पूर्व या बीसी के समय प्रारंभ किया गया, ठीक है। इतना याद रहेगा, बस इतनी कहानी आपको शकों से याद रखनी है। इसके बाद देखिएगा यहां पर जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा में जो पहला शक पहुंचा वो था राजुल, ठीक है। मथुरा का जो शक का नाम है वो क्या नाम है, राजुल, याद रखिएगा। और अंतिम शासक है सोडास, ठीक है। बस यहां पर शकों की कहानी खत्म हो जाती है, यानी शकों के बारे में इतना ही याद करना है आपको, ठीक है। हालांकि जो शक थे वो बहुत बर्बर थे, ठीक है। बर्बर का मतलब होता है कि असभ्य होना, ठीक है, मार कर लूटना, बस, ठीक है। मतलब इन पे इनका एक ही काम था कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ये दूसरों की संपत्ति, खाना सभी छीन लेते थे, ठीक है, और आगे जीवन को बढ़ाने की कोशिश करते थे। और इसी के उपरांत जो है अन्य जनजाति जो है इसको भगा दी, कहां से, आपके ईरान के क्षेत्र से। और ईरान के क्षेत्र से भागते हुए इनकी 5 शाखाएं अलग अलग हो गई। एक शाखा आपके अफगानिस्तान की तरफ चली गई, 4 शाखाएं भारत की तरफ आगमन करती हैं। 4 शाखाओं में इनका सबसे पहला जो शुरुआत होता है वो सिंधु घाटी के क्षेत्र पे होता है, तो यहीं पर तक्षशिला के क्षेत्र में एक शाखा रुक जाता है, ठीक है। बाकी 3 शाखाएं जो हैं, एक मथुरा में, दूसरा नासिक में और तीसरा उज्जैन में पहुंचते हैं। और इस तरीके से इन शकों का भारत में आक्रमण प्रारंभ होता है और भारत में ये अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। यानी हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक से अधिक क्षेत्र का अधिकार किया था किसने, शकों ने किया था, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, तो आपको याद रखना है, देखिए मैं आपके सामने जो है 4-5 क्वेश्चन यहीं पे बताता हूं। पहला क्वेश्चन है
कि सभी क्षेत्रों के प्रमुख शासक का नाम आपको याद रखना है। सभी क्षेत्रों के, चारों क्षेत्र के प्रमुख शासक का नाम आप पहला क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रखेंगे, अगर कोई तथ्य है, फैक्ट है यहाँ पर, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई फैक्ट आया है तो उस फैक्ट को याद रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में, नेहपान को किसने मारा उसके बारे में, ठीक है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ उसके बारे में, ये सभी फैक्ट हैं। 4-5 फैक्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है अंतिम शासक का नाम अगर मिलता है तो अंतिम शासक का नाम, और पहले हम प्रथम शासक और अंतिम शासक, बस इससे आपको कुछ भी ज्यादा याद नहीं करना शकों में, ठीक है। तो शक के बारे में ये 4 क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां से थोड़ा याद रखेंगे कि नासिक के जो शक थे, ठीक है, उसमें भूमक और नहपान, ठीक है, इसे नेहपान या नहपान कहा जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नहपान, ठीक है, नेहपान जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे क्षत्रप या महाक्षत्रप कहा जाता है, ठीक है। इसने मिनगर राजधानी बनाया था, कहने का मतलब है काठियावाड़ क्षेत्र, दक्षिण गुजरात, पश्चिम मालवा और उत्तरी कोंकण, पूना का क्षेत्र, यानी कि आप सौराष्ट्र का पूरा क्षेत्र देख लीजिए, ठीक है। काठियावाड़ पता है आप लोगों को कहां पर है? काठियावाड़ का नाम नहीं सुना है आप लोगों ने? ये गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है। गुजरात के जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया जो है, उसको काठियावाड़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी गुजरात, ठीक है, उसके बाद पश्चिम मालवा, ठीक है, ये गुजरात की तरफ सट गया, और उसके बाद उत्तरी कोंकण, गोवा का उत्तरी तट क्षेत्र जो है कोंकण तट कहलाता है, ठीक है, कोंकण वाला एरिया हो गया। और उसके बाद पूना, ठीक है, पुणे का जो क्षेत्र है तो महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया। ये सभी किसके अंतर्गत थे? नेहपान के अंतर्गत थे। चूंकि आपने याद किया है अभी कि जो नेहपान है वो नासिक के आसपास का क्षेत्र अधिकार रखता है, ठीक है। तो नासिक के क्षेत्र पर इसने राजधानी बनाई थी मिनगर, ठीक है, मिनगर इसकी राजधानी थी, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, नेहपान के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, यहां पर याद रखिएगा। तो देखिएगा, नेहपान ने अपने सिक्कों पर अपने आप को राजा लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है सबसे ज्यादा सिक्के चलवाए थे किसके? चांदी के। चांदी के सिक्के सर्वाधिक चलाए थे, ठीक है। तो ये जो चांदी के सिक्के हैं, इससे पहले आपको गोल्ड वाले सिक्के मिलेंगे। तो याद रखिएगा, हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक जो थे, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या चलाया था? गोल्ड के सिक्के चलवाए थे, ठीक है, इंडो ग्रीक ने। और ये जब आते हैं तो ये चांदी के सिक्के चलाते हैं, ठीक है। तो चांदी के कॉइन जो है इन लोगों ने चलाया था, याद रखिएगा। सिल्वर कॉइन चलाया था किसने? नेहपान ने, ठीक है, सर्वाधिक। इसके अलावा जो है याद रखिएगा, इनकी सर्वाधिक सिक्के कहां से मिला है? जोंगल थंबी से प्राप्त हुआ है, जोंगल थंबी क्षेत्र, ठीक है, यानी दक्षिणी क्षेत्र से प्राप्त हुआ, जोंगल थंबी क्षेत्र से। और यहीं पर याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी से इसे परिवर्तित करा दिया गया, यानी कि इसकी हत्या कर दी गई, याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा। नेहपान की मृत्यु हो गई यहां पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए 3 फैक्ट यहां पर आते हैं। पहला फैक्ट है कि किस शक राजा ने सिक्कों पर अपना नाम राजा लिखा था? तो नेहपान ने लिखा था। दूसरा याद रखिएगा, इसके सर्वाधिक सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? और यही पूछा जाता है आज का, अगर मैं तीसरा क्वेश्चन बोलूं तो ये जोगल थंबी के बारे में पूछा जाता है कि जोगल थंबी जो क्षेत्र है ये किस शासक या किस शक शासक से संबंधित है? तो याद रखिएगा नेहपान से, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसकी हत्या कर दी थी, नेहपान की हत्या कर दी थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा कार्दमम वंश जो है, ठीक है, अब कार्दमम वंश के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। तो कार्दमम वंश जो है यानी कि उज्जैन का जो क्षेत्र है, ठीक है, छहरात आपको याद रहेगा, ठीक है, नेहपान ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेहपान के बारे में पूछा जाता है जो पूछते हैं, ठीक है। एक शासक ही है, हर शकों में एक ही शासक रहा है जो इंपॉर्टेंट रहा है या उससे संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, कार्दमम वंश में चष्टन, ठीक है, और चष्टन का पौत्र था आपका कौन? रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। इसके आगे भी जो आपको आगे भी शासक मिलेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर जो यहां पर शासक है वो है रुद्रदामन प्रथम, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, चष्टन जो है कुषाणों के यहां सामंत के रूप में सिंध पर शासन कर चुका था, ठीक है। तो कुषाण के बारे में जब पढ़ेंगे, अभी आप पल्लव पढ़ेंगे, कुषाण पढ़ेंगे, तो कुषाण जो वंश था, ठीक है, कनिष्क का जो वंश था, उनके यहाँ सामंत के रूप में सिंध क्षेत्र पर इन्होंने पहले से ही क्या किया है? शासन किया हुआ है सामंत के तौर पर, ठीक है। लेकिन यहां पर याद रखेंगे कि जो चष्टन का पौत्र है वो है रुद्रदामन प्रथम, ठीक है, रुद्रदामन प्रथम नाम याद रखिएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि संस्थापक के तौर पर और प्रमुख शासक के तौर पर शकों के शासकों का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। रुद्रदामन प्रथम, ठीक है, क्योंकि इसका जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, इसमें रुद्रदामन प्रथम का जो समय रहा है वो है 130 से 150 ईस्वी में, ठीक है। हालांकि 130 150 ईस्वी हम सिर्फ इसको
समझिएगा कि जब हम लोग 130 से 150 ईस्वी बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास इसकी पूरे साक्ष्य की जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमें जूनागढ़ से अभिलेख प्राप्त हुआ है वो 150 ईसा पूर्व का है, यानी काफी पुराना है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें जानकारी जो है ये अलग तरीके से मिलती है और हम इसको मानकर चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इतिहासकारों के अलावा, ठीक है, उन्हीं के अनुसार हम यहाँ पर चलते हैं, उन्हीं के अनुसार हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं इसको। ठीक है, तो अब देखिएगा सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? रुद्रदामन। याद रखिएगा, रुद्रदामन जो है सबसे शक्तिशाली शासक है। ठीक है, साक्ष्य कहां से मिला है? जूनागढ़ अभिलेख। याद रखिए, गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र से मिला है जूनागढ़ अभिलेख। याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख। मैं बार बार बोल रहा हूं, शकों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रुद्रदामन प्रथम, और उसका जो एविडेंस है वो याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ठीक है, कुषाणों को पराजित कर सिंध पर अपना अधिकार कर लिया था, इसके बारे में जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से कि इसने कुषाणों को पराजित कर दिया था और सिंध पर अधिकार कर लिया था रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, इसके बारे में बस आपको एक बात याद रखनी है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। ठीक है, अगर पूछा जाएगा किस लिपि में लिखा गया था तो ब्राह्मी लिपि में। भाषा है संस्कृत और लिपि है आपका ब्राह्मी। ठीक है, तो जो इंस्क्रिप्शन होता है वो इंस्क्रिप्शन आपका याद रखेगा ब्राह्मी लिपि का था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इसके आगे अब देखिएगा यहां पर एक जानकारी और मिलती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय में। देखिएगा, गिरनार पर्वत पर स्थित काठियावाड़, ठीक है, अर्धसूत्रक। तो यहां पर याद रखिएगा ये जो गिरनार पर्वत क्षेत्र है, काठियावाड़ गुजरात का क्षेत्र है, गिरनार पर्वत गुजरात में है। ठीक है, और यहां पर स्थित जो काठियावाड़ अर्धसूत्रक है, ठीक है, कहने का मतलब है ये जो क्षेत्र है, तो यहां पर एक झील है, याद रखिएगा सुदर्शन झील। ठीक है, नाम याद रखिएगा सुदर्शन झील, जिसका बनाया गया था जिसको मौर्यकालीन समय में, और इसकी मरम्मत मतलब क्या होता है? रिपेयर करना। ठीक है, तो इसको जो है रिपेयर किया था किसके द्वारा? रुद्रदामन के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सुदर्शन झील का हम कहेंगे पुनरुद्धार, इसे हिंदी में कहते हैं पुनरुद्धार। ठीक है, तो इसे रिनोवेट कराया गया था या पुनरुद्धार कराया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिएगा रुद्रदामन के द्वारा। ठीक है, तो रुद्रदामन ने के समय में सुदर्शन झील का जो कि मौर्यकालीन बनाया गया था उसकी मरम्मत कराई गई थी, और इसके अलावा याद रखिएगा व्याकरण, संगीत, राजनीति और तर्कशास्त्र में महापंडित था। ठीक है, तो ये जो स्पेशल इसकी स्पेशलिटी है, और यही कारण है कि सबसे प्रमुख राजा रुद्रदामन प्रथम को कहा जाता है, क्योंकि उसको व्याकरण भी पता था, ठीक है, संगीत भी आता था, राजनीति भी बहुत अच्छा था उसका, ठीक है, और तर्कशास्त्र में भी महापंडित था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि गिरनार पर्वत पर स्थित काठियावाड़ के अर्धसूत्रक से यह जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का क्या कराया था? मरम्मत कराया था, यानी पुनरुद्धार कराया था। ठीक है, ये आपका आज का चौथा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था? तो आज का चौथा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, हाँ यहां पर याद रखिएगा रुद्रदामन ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा के तांबा अभिलेख जूनागढ़ जारी किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहला विशुद्ध जो है संस्कृत भाषा का तांबा अभिलेख जारी किया था किसने? रुद्रदामन ने। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा इसने प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया है, पूर्ण प्राकृत भाषा का प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, केवल हम ये बात पढ़ेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख जो है ये बिल्कुल विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन इसके और भी अभिलेख हैं जो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, आपको ऐसे कुछ याद रखना होगा कि संस्कृत के बाद क्या आता है? पाली, पाली के बाद प्राकृत। ठीक है, फिर आपका अर्धमागधी, इस तरीके से भाषाओं का क्रम रहा है, यानी आज जो आप हिंदी बोलते हैं वो अर्धमागधी के बाद का भाषा है। ठीक है, और हिंदी के भी अलग अलग टाइप हैं, मतलब आप पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ी जो है आपका, ठीक है, तो जैसे आप छत्तीसगढ़ी पढ़ते हैं, बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ी कौन सा भाषा है, तो आप बोलेंगे ये पूर्वी हिंदी का भाषा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी हो गया, फिर देन आप देखेंगे अवध का क्षेत्र हो गया। अब राजस्थानी की बात करेंगे तो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी जो भाषा है वो पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, तो अलग अलग भाषाएं जो है ये डेवलप हुई हैं, लेकिन आप याद रखेंगे विशुद्ध जो संस्कृत है जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी मिलती है, और इसने प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया है पूर्ण रूप से अपने अभिलेखों में। ठीक है, तो आपको एक फैक्ट याद रखना है कि जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में है, और अंततः जो है इसने प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब उसके बाद जो है
रुद्र सिंह तृतीय का नाम आता है। याद रखिएगा, रुद्रदामन प्रथम के बाद रुद्र सिंह तृतीय का नाम आता है। मैं बहुत महत्वपूर्ण राजाओं को ही केवल डिस्कस कर रहा हूं, इसके बीच में बहुत सारे क्रम भी है, और भी क्रम है, ठीक है। तो देखिएगा, यह है अंतिम शासक, कौन है? रुद्र सिंह तृतीय। याद रखिएगा, अंतिम शासक है। ये व्याघ्र शैली में चांदी की सिक्के चलाए इसने, और विक्रमादित्य, ठीक है, जिसमें गुप्त शासक द्वितीय जो है इसकी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, और शक का शासन समाप्त कर दिया था इसने, ठीक है। यानी कि जो विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त है, याद रखिएगा, इसने भी अपना विक्रमादित्य नाम रखा था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना नाम रखा था विक्रमादित्य, ठीक है। और इसने क्या कर दिया? रुद्र सिंह को मार दिया, और अंततः जो है शकों का शासन समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, शकों का शासन कब समाप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, विक्रमादित्य के द्वारा या गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि अभी आप इसके बाद पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य जब पढ़ेंगे आप तो आपको जानकारी मिलेगी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या कर दिया कि शकों का अंत कर दिया, या शक जो है यहां पर समाप्त हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, थोड़ा सा यहां पर याद रखेंगे, इसमें सहायक नगर, ठीक है, सहायक नहर जो है यवनराज तुसास्य ने किया था, सहायक इसके नहर की स्थापना की थी। और जीर्णोद्धार का थोड़ा सा याद रखिएगा, रुद्रदामन, ठीक है, कार्दमक वंश का था, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। और बांध का पुनर्निर्माण कराया था किसने? सुविशास्त्र रुद्रदामन के समय गुजरात का राज्यपाल था, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखिएगा, रुद्रदामन के समय जो है पुनरुद्धार हुआ है, ठीक है। और यहां पर जो है, अच्छा एक पॉइंट यहां पर याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा भी अलग से याद रखिएगा, अभी आप इसको थोड़ा सा अलग से याद रखेंगे कि गुजरात का जो प्रांतपति है, इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि जीर्णोद्धार जिसने कराया था, यानी पुनरुद्धार किया था, या इसे जीर्णोद्धार भी कहा जाता है, रुद्रदामन प्रथम के समय कराया गया था, ठीक है। तो सुदर्शन झील के लिए थोड़ा सा यहां पर फैक्ट को याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, जब आपको कोई भी शक वंशों की जानकारी मिलती है, ठीक है, तो शक वंशों में 4 राजवंश जो हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। तो आपके दिमाग में रुद्रदामन प्रथम के बारे में एक पॉइंट आ जाना चाहिए कि जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा बनाया गया था? रुद्रदामन प्रथम के द्वारा, जो कि संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, जो 3 शकों का उन्मूलन कैसे किया गया? उन्मूलन का मतलब होता है शकों को भगाना या उनको मार देना, ठीक है। शक जो थे बर्बर जनजाति के थे, और इनके द्वारा जो है भारत के अधिकार क्षेत्र को विजित कर लिया गया था, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि इसमें सबसे पहला है विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य ने किसको भगाया था? मालवा से मथुरा भगा दिया था, ये तो याद ही हो गया आपको। दूसरा है नहपान, तो नहपान को किसने मारा था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मारा था, ठीक है। और यहां पर याद रखिएगा, पूर्ण रूप से समाप्त किसने किया था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ठीक है। किसको? रुद्र सिंह तृतीय को मारकर समाप्त कर दिया। और विक्रमादित्य इसका नाम है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या है? विक्रमादित्य है, ये उपाधि है एक तरीके का, ठीक है। आपको पता होगा, विक्रम बेताल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्टोरी सुने विक्रम बेताल, ये वही है विक्रम बेताल, ठीक है। मतलब आपको विक्रम बेताल की जो संबंधित जानकारी है, या जो उसकी पूरी कहानी है, ठीक है, कि पीठ पर एक भूत जो है आके बैठ जाता था, बेताल कहते थे, ठीक है। तो ये इसी समय का गुप्त वंश की कहानी है पूरी की पूरी, ठीक है। इसे राइटर के द्वारा लिखा गया है विक्रम बेताल के तौर पर, लेकिन ये संबंधित है विक्रमादित्य से, याद रखिएगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा गया है, गुप्त वंश का था, और इसने रुद्र सिंह तृतीय को मारकर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो याद रखिएगा, तीनों जगह से उन्मूलन हुआ है। किसका? शकों का उन्मूलन। उन्मूलन मतलब होता है शकों को भगा देना या मार देना, ठीक है, तो समाप्त कर देना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था, देखिए आज का जो 5वां क्वेश्चन है, मैं यहां पर बताऊंगा आपको कि 5वां क्वेश्चन ये है कि पूर्ण रूप से शकों को समाप्त किसने किया था? तो याद रखिएगा, ये आपका आज का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, कि विक्रमादित्य ने या गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पूर्णतः समाप्त कर दिया, भारत से समाप्त हो गई है, ठीक है। हाँ, अलग अलग है, ये विक्रमादित्य है, ठीक है। विक्रमादित्य, इनका नाम ही विक्रमादित्य है, इसने उपाधि धारण की है विक्रमादित्य की। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है। और इनका टाइम जोन अलग है और इसका टाइम जोन अलग है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों अलग इसलिए हैं क्योंकि शासक के तौर पर मालवा का जो क्षेत्र है, ठीक है, गुप्त वंश का साम्राज्य जरूर था, लेकिन यहां से मथुरा भगाने के लिए आप सोचिए, अगर अपनी मथुरा का तो क्षेत्र आप जब पढ़ेंगे तो यहां पर विक्रमादित्य के पास ही आ जाएगा। मतलब ये जो क्षेत्र है गुप्त वंश का, उस गुप्त वंश में आपका काफी बड़ा क्षेत्र या गुप्त एम्पायर जो है पूरा का पूरा, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मौर्य काल को छोड़कर, या मौर्य काल में जितना विस्तार भारत का था उसके थोड़ा सा कम ही था गुप्त वंश में, ठीक है। तो गुप्त वंश को इसीलिए भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है,
ठीक है। इसमें बहुत सारी स्थापत्य कला का निर्माण होगा, बहुत सारी बातें इसमें आएगी, आपको बहुत सारी चीजें पॉइंट्स में मिलेगी। लेकिन आप याद रखेंगे कि मालवा से मथुरा भगाने के लिए केवल मथुरा भगाकर छोड़ देना ही सही नहीं होगा, तो पूरा भगा देना चाहिए फिर, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है अंत रूप से रुद्र सिंह तृतीय को मारकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त वंश के द्वारा जो है अब पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था शकों को, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप, ठीक है। आज के टॉपिक में सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन ही बनेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है शकों से 5-7 क्वेश्चन कौन कौन से बनने वाले हैं, ठीक है। आपके दिमाग में भी ये कहानी होनी चाहिए इस पे, ठीक है।